हर चुनाव दरअसल हमारे लोकतंत्र का एक आईना होता है और हर एक चुनावी क्षेत्र उस आईने का एक छोटा लेकिन बेहद जरूरी टुकड़ा है। आज हम ऐसे ही एक टुकड़े पर गौर करेंगे। रोहनिया उत्तर प्रदेश की ये एक विधानसभा सीट हमें बताएगी कि जमीन पर असलियत में चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम वहां के लोगों और उनकी असल समस्याओं को समझेंगे। फिर 2022 के चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम इस सीट के बदलते मिजाज के इतिहास को देखेंगे और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में यहां जीत का खाका या कहें कि ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह की मिट्टी और वहां के लोगों को समझना जरूरी है। तो आइए शुरुआत रोहानिया से ही करते हैं। रोहानिया वाराणसी के करीब बसा एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ का समाज और यहाँ की सियासत सब कुछ खेती किसानी के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस इलाके की राजनीति की धुरी किसान समुदाय हैं, खासतौर पर पटेल और कुर्मी ओबीसी समुदाय। इन समुदायों की उम्मीदें और उनकी परेशानियां ही यहाँ की सियासत की दिशा तय करती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि असल में वो कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों को दिन रात परेशान करते हैं। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों से हटकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या अहमियत रखता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो लिस्ट है ये सिर्फ रोहनिया की नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के कई हिस्सों की कहानी है। टूटी फूटी सड़कें, आती जाती बिजली और स्थानीय स्तर पर नौकरियों का अकाल। किसानों के लिए अपनी फसल का सही दाम न मिलना और कर्ज का बढ़ता बोझ एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है। ये वो जमीनी और ठोस समस्याएं हैं जिनका असर किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि ये मसले सीधे तौर पर लोगों के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े हैं। बुनियादी सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं और यही वो मुद्दे हैं जो जनता का विश्वास बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। तो अब देखते हैं कि इन सभी मुद्दों और सामाजिक समीकरणों का 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आखिर क्या असर पड़ा। चलिए अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करते हैं। अपना दल सोनेलाल और बीजेपी के गठबंधन को 48% से भी ज्यादा वोट मिले, मतलब एक तरफा जीत। वहीं समाजवादी पार्टी और अपना दल कामेरावादी का गठबंधन 29% पर ही सिमट गया। जीत का अंतर लगभग 19% का था। चुनावी राजनीति में ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यहां बीजेपी और सपा दोनों ने सीधे तौर पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, बल्कि अपने सहयोगी दलों पर दांव खेला। ये दिखाता है कि कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना दल के दोनों गुटों का इस सीट पर कितना गहरा प्रभाव है। लगभग 60% का मतदान। ये आंकड़ा हमें बताता है कि रोहनिया के लोग अपने वोट की ताकत को लेकर कितने सजग हैं। ये एक बहुत ही स्वस्थ लोकतांत्रिक भागीदारी है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोगों को ये विश्वास है कि उनके एक एक वोट से फर्क पड़ता है और वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाना चाहते हैं। यह एक जिम्मेदार और सूचित सार्वजनिक संवाद का सबसे अहम पहलू है, जहां नागरिक अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यह है कि इस बड़ी जीत के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या यह सिर्फ किसी एक पार्टी की लोकप्रियता थी या फिर कहानी कुछ और है? तो देखिए, असली कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। कहानी है सही सामाजिक समीकरण बनाने की, अलग अलग समुदायों के वोट को एक साथ लाने की। इस मामले में पटेल, कुर्मी और भूमिहार, इन दो प्रभावशाली समुदायों को एक साथ लाने की रणनीति ही जीत का आधार बनी। यही भारतीय राजनीति का असल अंकगणित है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। हालांकि 2022 का नतीजा एकदम साफ था, लेकिन अगर हम रोहनिया का इतिहास देखें तो पता चलता है कि ये सीट किसी एक पार्टी का गढ़ या किला नहीं रही है। यहाँ के मतदाताओं ने समय समय पर अपनी पसंद को बदला है और पार्टियों को चौंकाया है। जरा इस सफर पर नजर डालिए, ये बहुत दिलचस्प है। 2012 में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 13% के आसपास वोट मिलते हैं, लेकिन ठीक 2 साल बाद 2014 के उपचुनाव में वही पार्टी 40% से ज्यादा वोट लेकर जीत जाती है। आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या बदल गया? फिर 2017 में एक राज्यव्यापी लहर आती है और बीजेपी 51% से ज्यादा वोटों के साथ इस सीट पर कब्जा कर लेती है। ये पैटर्न हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि रोहानिया के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, वो हालात के हिसाब से अपनी राय बनाते हैं। तो इसका सबक क्या है? सबक ये है कि यहां नतीजा 2 बड़ी ताकतों से तय होता है। एक, पूरे देश में हवा किस तरफ बह रही है, और दूसरा, जमीन पर स्थानीय स्तर पर
कौन सा सामाजिक गठबंधन ज्यादा मजबूत और कारगर साबित होता है। इन दोनों को समझे बिना रोहनिया जैसी सीट जीतना मुमकिन नहीं है। तो अब तक के विश्लेषण के आधार पर सवाल यह है कि इस तरह की स्विंग सीट पर जीतने के लिए एक कारगर रणनीतिक खाका क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए एक बहुआयामी, एक चतुर्मुखी दृष्टिकोण की जरूरत होती है। रोहनिया के संदर्भ में इसका मतलब है, पहला, चुनावी मोर्चा यानी पटेल, कुर्मी और भूमिहार जैसे समुदायों का सही गठबंधन। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा यानी हर गांव, हर बूथ तक आपकी पहुंच और कार्यकर्ता। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा संदेश जो लोगों की सड़कों, बिजली और नौकरियों जैसी समस्याओं की बात करे और समाधान दे। और चौथा, संसाधन मोर्चा यानी अपने संदेश को हर मतदाता तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ की 90% से ज्यादा ग्रामीण इंटरनेट पहुंच का सही इस्तेमाल। और इस पूरी रणनीति को कागज पर उतारने और उसे धार देने के लिए स्वॉट विश्लेषण एक बहुत ही कारगर तरीका है। ये किसी भी राजनीतिक दल को अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, सामने मौजूद अवसरों और आने वाले खतरों को साफ साफ पहचानने में मदद करता है। चलिए इसे एक विपक्षी दल के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। उनकी ताकत हो सकती है एक स्थापित राज्य स्तरीय ब्रांड, लेकिन यहां उनकी कमजोरी है एक छोटा कोर वोट बेस। अवसर क्या है? अवसर है लोगों की स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी और डिजिटल अभियानों के लिए यहां की बेहतरीन इंटरनेट पहुंच। लेकिन इस अवसर का उपयोग भी बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत मतदाताओं की सहमति और उनकी निजता का सम्मान करना विश्वास जीतने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और सबसे बड़ा खतरा, एक मजबूत और संगठित प्रतिद्वंदी जिसकी जमीन पर गहरी पकड़ है। तो रोहानिया की इस पूरी कहानी का सार क्या है, निचोड़ क्या है? सबक बहुत सीधा और साफ है। मतदाताओं का विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिल जाए। इसे कमाना पड़ता है, जमीन पर काम करके, लोगों की समस्याओं को सुनकर और भरोसेमंद समाधान देकर। और ये मेहनत हर एक चुनाव में करनी पड़ती है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब किसी एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इतने जागरूक हों कि वो काम के आधार पर पार्टियों को इनाम भी दें और सजा भी, तो क्या ये एक स्वस्थ और जिंदा लोकतंत्र की निशानी नहीं है? रोहनिया हमें याद दिलाता है कि हमारे लोकतंत्र में असली शक्ति आज भी हमेशा की तरह लोगों के हाथ में ही है, और वो उस शक्ति का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।